पेड़ पर जादुई आम का घर। झुनझुनपुर गांव में मोना अपनी माँ और छोटी बहन रानी के साथ रहती थी। मोना की माँ जानकी फल बेचा करती थी और इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक बार जानकी फल बेचकर घर आ रही थी, तभी सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। जानकी के गुजर जाने के बाद उसकी दोनों बेटियां अनाथ हो गई। दीदी, माँ कहाँ है दीदी? माँ हमें छोड़कर कहाँ चली गई? बताओ ना दीदी। रानी, माँ अब हमसे मिलने कभी नहीं आएगी। वो अब भगवान के घर चली गई। क्यों दीदी? माँ भगवान के घर क्यों चली गई? क्या उन्हें वहाँ हमारी याद नहीं आती है? दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है दीदी। रानी, रोते नहीं, माँ दूर से भी हमें देख रही है। अब चलो खाना खा लो। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोना के घर का अब सारा राशन खत्म हो चुका था। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। रानी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मोना रसोई में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ सारे बर्तन खाली पड़े थे। वह उदास मन से घर के आंगन में बैठ जाती है। तभी उसकी नजर आंगन में लगे आम के पेड़ पर जाती है, जिस पर खूब सारे आम लदे हुए थे। मोना उस पेड़ में से आम तोड़कर अपनी बहन को खाने को देती है। दीदी, ये आम तो बहुत ही रसीले और मीठे हैं, लेकिन दीदी सिर्फ आम खाकर कब तक गुजारा होगा? आम ही क्यों, अब तो मेरी बहन को हर वो चीज मिलेगी जो भी उसे चाहिए। वो कैसे भला दीदी? देख, तूने ही तो कहा ये आम बहुत ही मीठे और रसीले हैं। मैं इस आम को शहर ले जाकर बेचा करूंगी और उससे जो भी पैसे मिलेंगे उसी से अपने घर का गुजारा चलेगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन हाँ दीदी, मैं भी आपके साथ आम बेचने शहर जाया करूंगी। अब आप मुझे इस काम के लिए मना मत करना। और फिर इस तरह दोनों बहन उस आम को तोड़कर बेचने लगी। मोना के आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे, जिस वजह से उसका आम बहुत ही जल्दी बिक जाता था। मोना और रानी दोनों बहनें बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वो जितनी भी कमाती उसमें ही जरूरतमंद लोगों की सहायता भी किया करती थी। एक बार मोना और रानी बाजार में आम बेच रही थी, तभी उधर से भयंकर परी गुजर रही थी। तभी भयंकर परी की नजर पीले पीले रसीले आम पर गई। वह उसके पास गई और बोली, ए लड़की, ये आम ताजे हैं क्या? जी परी जी, ये आम ताजे होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है। ठीक है, ये सारे आम तुम मुझे दे दो। अगर ये आम खट्टे निकले फिर तुम देखना। ठीक है परी जी, आप ये सारे आम रख लीजिए, मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। क्या कहा तूने? पैसे? तो तू मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल, सारे आम मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे मैं मेढक बना दूंगी। ये कहते हुए काली परी ने मोना के सारे आम छीन लिए और वहाँ से चली गई। मोना भी उस परी के डर से कुछ नहीं बोली और दुखी होकर अपने घर लौट आई। दीदी, अब क्या होगा? आज तो कोई कमाई नहीं हुई, आज हम क्या खाएंगे दीदी? कोई बात नहीं छोटी, एक दिन हम आम खाकर ही गुजारा कर लेंगे, कल से फिर आम बिकने लग जाएंगे। इधर भयंकर परी अपने घर में पहुंचकर उन रसीले आम को बहुत ही मजे से खाने लगी। आम इतने स्वादिष्ट थे कि उसने एक ही बार में सारे आम खा लिए। फिर अगले ही दिन भयंकर परी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह गुस्से से बोली, लगता है उस लड़की के आम खाने से ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर भयंकर परी मोना को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची। भयंकर परी को वहां देखकर मोना घबरा गई। क्या हुआ परी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? है लड़की, तू अपने आप को समझती क्या है? कल तूने मुझे स्वादिष्ट बताकर जहरीले आम खाने को दिए, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं आज यहाँ तुझे सबक सिखाने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं परी जी? मेरे आम जहरीले नहीं हो सकते। मैं तो हर रोज इन आमों को बाजार में बेचती हूँ। इन आमों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। शायद आपने और भी कुछ उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, जिस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है।
लेकिन उस दुष्ट भयंकर परी ने मोना की एक नहीं सुनी और फिर भयंकर परी ने अपनी जादुई छड़ी निकालकर जैसे ही घुमाया, मोना अंधी हो गई। अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये क्या किया आपने? मोना की रोने की आवाज सुनकर रानी भी वहाँ आ गई। ये तुमने मेरी दीदी के साथ क्या किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रानी ने जैसे ही परी को धक्का देना चाहा, भयंकर परी ने उसे भी अंधा बना दिया। यह आपने क्या किया परी जी? आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम दोनों बहनों की गलती की यही सजा है। अब दोनों अंधी बहनें सड़ती रहो यहीं। इतना बोलकर भयंकर परी वहाँ से चली गई। उस दिन से दोनों बहन कुछ नहीं देख पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। वह दोनों बिल्कुल लाचार और बेबस हो गए थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गया। दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी तू चिंता मत कर छोटी, मैं हूँ ना। मेरा हाथ पकड़ो और चलो मेरे साथ, शायद बाहर कोई हमारी मदद कर दे। अगर हम ऐसे ही घर में पड़े रहे तो हम मर जाएंगे। उसके बाद मोना और रानी दोनों बहन एक दूसरे का हाथ थामे हुए बड़ी ही मुश्किल से एक एक कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकली और दोनों बहन चलते चलते ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची। दोनों बहन उस पहाड़ी से गिरने ही वाली थी, तभी आसमान से गुजर रही रानी परी की नजर दोनों बहनों पर जाती है। लगता है इन दोनों बहनों को दिखाई नहीं देता है। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी वरना ये पहाड़ी से गिर जाएगी। इतना कहते ही रानी परी उनके पास जाकर दोनों बहन को पहाड़ी से गिरने से बचा लेती है। मोना और रानी को कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। फिर वह घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? घबराओ मत बेटी, मैं रानी परी हूँ। तुम दोनों बहनों को ऐसे अकेले घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। अभी तुम दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाती। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना आज तुम दोनों की जान चली जाती। तुम्हें ऐसे घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए था। परी जी, हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर मोना परी को रोते हुए अपनी सारी बातें बताती है। सब कुछ सुनने के बाद रानी परी ने मोना से कहा, ओह मैं समझ गई, यह सब तुम्हारे साथ किसने किया होगा। भयंकर परी बहुत ही दुष्ट परी है। उसके बुरे बर्ताव की वजह से ही उसे परी लोक से निष्कासित कर दिया गया है। लगता है वह अभी भी नहीं सुधरी, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये कहते हुए रानी परी ने जैसे ही अपनी जादुई छड़ी घुमाई, मोना और रानी की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ गई। मोना और रानी अपनी आंखों की रोशनी वापस पाकर खुशी से झूमने लगी और फिर परी मोना और रानी के साथ उसके घर गई और घर के आंगन में जो आम का पेड़ लगा हुआ था उस पर रानी परी ने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। देखते ही देखते उस पेड़ पर एक विशाल आम का घर प्रकट हुआ। यह देखकर मोना और रानी हैरान रह गई। रानी परी, ये क्या, इतना बड़ा आम? मैंने आज से पहले इतना बड़ा आम कभी नहीं देखा, लेकिन इस आम को देखकर लगता है यह आम का घर है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा है, यह एक जादुई आम का घर है और अब से ये जादुई आम का घर तुम दोनों बहनों का है। ये आम का घर कोई मामूली घर नहीं बल्कि जादुई घर है। इस घर के अंदर तुम्हें जो चाहिए वो सब खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में रानी परी, यह जादुई आम का घर हमारे लिए है? हाँ बच्चियों, ये तुम दोनों के लिए ही है। तुम्हें जो चाहिए इस घर से मांग लेना, ये घर तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। अब तुम बेफिक्र होकर घर के अंदर जाओ और अब से इसी घर में रहना। जब उस दुष्ट परी को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तुमसे मिलने जरूर यहाँ पर आएगी। तब यह जादुई आम का घर उसे सबक सिखाएगा। अब वो दुष्ट परी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रानी परी का धन्यवाद कर दोनों बहनें पेड़ पर बने जादुई आम के घर के अंदर जाती है। आम के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह दोनों बहनें खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों में उस दुष्ट भयंकर परी को उस जादुई आम के घर के बारे में पता चल गया। अच्छा, तो रानी परी ने उस लड़की को वो जादुई अंगूर का घर दिया है।
मैं अभी जाकर उस दोनों बहनों को मारकर उस अंगूर के घर की मालकिन बन जाऊंगी। फिर दिखाती हूँ उस रानी परी को कि मुझे परी लोक से निकालने का क्या परिणाम होता है। हा हा हा। ये सोचकर भयंकर परी जब उस पेड़ पर बने जादुई आम के घर के पास गई और जैसे ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, तभी जादुई आम के घर से आवाज आई, दुष्ट परी, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो वापस लौट जा। तुझ जैसी लालची और दुष्ट परी का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छी और बुरे के लिए बहुत बुरी हूँ। अभी भी वक्त है, वापस लौट जा। तू मुझे धमकी दे रही है? तू एक मामूली सा आम का घर है। लगता है तुझे अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। अभी मैं तेरा घमंड चकनाचूर किए देती हूँ। ये कहते हुए भयंकर परी ने जादुई आम के घर पर हमला करने के लिए जैसे ही अपनी छड़ी घुमाई, तभी जादुई आम का घर अपने जादुई शक्तियों से भयंकर परी के ऊपर जादुई आग के गोले बरसाने लगी, जिससे भयंकर परी वहीं पर जलकर राख हो गई। और इस तरह भयंकर परी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई और मोना और रानी उस जादुई आम के घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। जादुई गुब्बारे का घर। बरेली शहर के एक छोटी सी बस्ती में चांदनी अपनी माँ ममता के साथ किराए के मकान में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद चांदनी की माँ ने चांदनी को पिता की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। घर का खर्चा और चांदनी की पढ़ाई के लिए ममता खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम किया करती थी। खिलौने बेचकर जो कुछ भी पैसे मिलते, उन्हीं से उनका गुजारा चल पाता था। ममता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी चांदनी को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। इसलिए ममता अपनी बेटी चांदनी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा देती है। दोनों माँ बेटी की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। एक दिन ममता खिलौने बेचकर घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार की गाड़ी से ममता का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। चांदनी अब बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। घर में जो भी राशन और थोड़े बहुत जमा पूंजी बची थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। चांदनी जैसे तैसे खुद को संभाल कर स्कूल जाने लगती है। तभी क्लास टीचर चांदनी से कहती है, चांदनी मैम, मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मेरे पापा भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालिए मैम, मैं पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे स्कूल से मत निकालिए। चांदनी, अगर ऐसी बात है तो तुम कहीं सरकारी स्कूल में जाकर अपना एडमिशन करवा लो। अगर तुम्हारे पास स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, तो तुम स्कूल से बाहर जा सकती हो। तभी चांदनी के क्लास में पढ़ने वाली लड़की रिंकी बोलती है, इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है और तो और रहने के लिए भी इसके पास खुद का घर नहीं है। फिर ये गरीब लड़की स्कूल का फीस कहाँ से जमा करेगी? बेचारी बहुत गरीब है। ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे चांदनी के ऊपर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर चांदनी रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर घर के मकान मालिक आते हैं और चांदनी से कहते हैं, अरे वो ममता की लड़की, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। 3 महीने से तूने कोई किराया नहीं दिया है। अंकल जी, आप तो सब जानते हैं मेरे पास पैसे नहीं है और जब मैं कमाऊंगी तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। अगर आप मुझे घर से निकाल दीजिएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, तो तूने मुझे पागल समझ रखा है। तुम मुझे इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर देगी? तू जल्दी से मेरा घर खाली कर दे और किसी अनाथ आश्रम में जाके रह। मकान मालिक चांदनी की एक नहीं सुनता है और उसे घर से निकाल देता है। चांदनी के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और वो एक बगीचे में जाकर बैठकर रोने लगती है। चांदनी को भूखे प्यासे 2 दिन बीत जाते हैं। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? कहां से खाने के लिए लाऊं? भूख से परेशान होकर चांदनी खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। तभी उसे एक होटल दिखाई देता है।
जहाँ कुछ लड़के और लड़कियाँ साथ बैठकर खाना खा रहे थे। चांदनी उनके पास जाती है और बोलती है, सुनो बहन, मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। चांदनी की बातें सुनकर एक लड़की बोलती है, क्या कहा? खाना चाहिए तुझे? जी हाँ दीदी, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी उनमें से एक लड़की फिर बोलती है, चलो ठीक है, हम तुम्हें पेट भर के खाने के लिए दे देंगे, लेकिन पहले तुम जरा हम लोगों को डांस करके तो दिखाओ। आज हमारा जन्मदिन है तो हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट करवाओ। बेचारी चांदनी भूखी प्यासी मजबूरी में उन बदतमीज लड़के लड़कियों के सामने नाचने लगती है। तभी वहाँ बैठी एक लड़की उठकर चांदनी को धक्का देती है, जिससे चांदनी जमीन पर गिर जाती है और वहाँ पर बैठे लड़के लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, अरे तुझे तो डांस भी करना नहीं आता, चलो जाओ यहाँ से, अब तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अरे रुको रुको, बेचारी 2 दिनों से भूखी है, इसे कुछ तो खाने के लिए दे दो। तभी उनमें से एक लड़की चांदनी के आगे एक समोसा फेंकते हुए कहती है, ये ले, खा ले एक समोसा, तेरे लिए काफी है। अपनी इतनी बेइज्जती होता देख चांदनी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी रास्ते में चांदनी को उसके मामा अशोक मिलते हैं और वो चांदनी से कहते हैं, अरे चांदनी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? चांदनी अपने मामा अशोक से सारी बातें बताती है। तभी चांदनी के मामा उससे कहते हैं, चांदनी, तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी बहन अभी दुनिया में नहीं है। मुझे तो इस बात का खबर तक नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले से 2 महीने के लिए शहर से बाहर गया था। खैर छोड़ो तुम ये सब बातें, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं मेरे साथ रहे। अशोक चांदनी को लेकर अपने घर जाता है। तभी चांदनी को देखकर गुस्से में उसकी मामी बोलती है, अरे भाग्यवान, जीजा जी तो हमें पहले ही छोड़ के चले गए हैं और अब मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही, तो अब से चांदनी हमारे साथ ही रहेगी। क्यों? हमारा घर कोई अनाथ आश्रम है जो आप इसे यहाँ उठा कर ले आए? अभी के अभी इसे जहाँ से लेकर आए हो वहाँ छोड़ कर आओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसके मामा मामी हैं। अगर मुसीबत में हम इसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैं कुछ नहीं जानती, इसे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। इसे चुपचाप जहाँ से लेकर आए हो वहाँ छोड़ कर आ जाओ, वरना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर अशोक दुखी हो जाता है। चांदनी अपनी मामी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चलते चलते चांदनी एक घने जंगल में पहुँच जाती है और भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगती है। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी और वह चांदनी के रोने की आवाज सुनकर सोचती है, अरे इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे उनके पास जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वह परी चांदनी के पास आकर बोलती है, अरे तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है और ना ही मेरे माँ पिताजी हैं। मेरे माँ पिताजी की मृत्यु हो गई है और मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। किसी से कुछ खाने को मांगो तो कोई मुझे खाने को नहीं देता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चांदनी की बातें सुनकर उस परी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो चांदनी से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम पहले रोना बंद करो और सबसे पहले खाना खाओ। इतना कहकर वह परी अपनी जादुई छड़ी से खाना प्रकट करती है और चांदनी पेट भरकर खाना खाती है। पेट भर खाना खाने के बाद चांदनी परी का धन्यवाद करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं जहाँ कहीं भी किसी से मदद मांगने जाती थी सब मुझे डांट कर भगा देते थे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी।
इतना कहकर वह परी अपनी जादुई छड़ी से चांदनी के लिए एक गुब्बारा प्रकट करती है और चांदनी को देते हुए कहती है, ये लो चांदनी गुब्बारे, इसे तुम कहीं किसी खुले स्थान पर ले जाकर रख देना, उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। चांदनी फिर उस गुब्बारे को ले जाकर खाली स्थान पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ पर एक गुब्बारे का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर चांदनी खुशी से झूम उठती है। चांदनी जैसे ही उस गुब्बारे के घर के अंदर प्रवेश करती है, वह चौंक जाती है, क्योंकि उसे जादुई गुब्बारे के घर के अंदर बहुत सारे धन दौलत और जरूरत की सारी चीजें मौजूद मिलती है। चांदनी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी उसी घर में रहकर बिताने लगती है। जादुई गुब्बारे के घर से मिले पैसों से वो गरीब लोगों की मदद करने लगती है और वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कूल भी जाने लगती है। एक दिन चांदनी जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसके मामा मामी बैठे दिखाई देते हैं। रास्ते में अपने मामा मामी को बैठा दे चांदनी उनसे बोलती है, अरे मामा मामी जी, आप दोनों ऐसे रास्ते में क्यों बैठे हो? क्या बताऊं चांदनी बेटा, मेरी कंपनी में आग लग जाने से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपना घर तक बेचना पड़ गया। अब मुझे अपना सर छिपाने के लिए जगह तक नहीं है। अजी, आप भी अपना दुख किस अनाथ को बता रहे हो? ये हमारी क्या मदद करेगी? मामी जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चांदनी के कहने पर उनके मामा और मामी उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चांदनी का इतना सुंदर और बड़ा घर देखकर उसके मामा मामी हैरान हो जाते हैं। तभी चांदनी की मामी उससे कहती है, अरे चांदनी, इतना बड़ा और इतना सुंदर घर, ये घर कब और कैसे बनवाया तुमने? तभी चांदनी अपने मामा मामी से अपनी सारी बातें बताती है। मामा जी, आप इस घर को अपना ही घर समझिए। आपको यहाँ जब तक रहना है रहिए, आपको इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। चांदनी की बातें सुनकर उसकी मामी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो चांदनी से कहती है, चांदनी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दे बेटा। जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तब मैंने तुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया और आज तूने हमें रहने के लिए अपने घर में जगह दिया। मैं तो माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ बेटा, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मामी जी, मुसीबत में अपने लोग ही काम आते हैं और आप तो मेरे अपने हो। फिर उस दिन के बाद से चांदनी अपने मामा मामी के साथ खुशी खुशी उस जादुई गुब्बारे के घर में रहने लगी। बौनी बहू का बांस का होटल। चांदनी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन उसके बौनेपन की वजह से उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उसके माता पिता अक्सर परेशान रहते थे। लेकिन एक दिन मीनाक्षी नाम की एक औरत अपने बेटे संजय का रिश्ता लेकर चांदनी के घर आती है और कहती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी बेटी के बौनेपन से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि इंसान बस मन से सुंदर होना चाहिए, बाकी ऊपरी खूबसूरती तो सिर्फ कुछ दिनों की ही चांदनी होती है। इसलिए मुझे आपकी बेटी पसंद है और आप लोग बस शादी की तैयारियां कीजिए। और इस तरह कई सालों से अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे गौरी शंकर और निर्जला बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार अब उनकी बेटी की भी डोली उठेगी और वह भी अपने ससुराल जाएगी। ऐसे ही कुछ ही दिनों में चांदनी की शादी मीनाक्षी के बेटे संजय से हो जाती है। लेकिन ससुराल पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसके पति की एक किडनी खराब है और मीनाक्षी ने सिर्फ इसी वजह से अपने बेटी की शादी उससे करवाई है। ये बात जानकर चांदनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने मेरे परिवार से इतना बड़ा सच क्यों छुपाया कि संजय जी की एक किडनी खराब है? ये तो सरासर धोखा हुआ ना हमारे साथ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे कैसा धोखा? मैं तो तुझ जैसी लड़की को अपने घर की नौकरानी बनाना भी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने मजबूरी में आकर तुझे अपनी बहू बनाया और तू मुझे ही धोखेबाज कह रही है। अरे शुक्र कर,
जो मैंने तुझे अपनी बहू बनाकर तेरे ऊपर और तेरे परिवार वालों के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, वरना तुझ जैसी बौनी लड़की से तो कोई भी शादी करना पसंद नहीं करेगा। माँ जी, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, लेकिन जब ये सच मेरे माता पिता को पता चलेगा तो उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। क्या आपने ये सोचा है कभी? अरे इसमें सोचना क्या है, मैंने तो तेरे माता पिता पर इतना बड़ा एहसान किया है कि उनकी बौनी बेटी को अपने घर की बहू बना लिया है, वरना पड़ी रहती जिंदगी भर उनके पास ही। इसलिए अब ये अपना दिमाग लगाना बंद कर और जो हो गया है उसे स्वीकार कर ले, समझी? इतना कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। तभी संजय चांदनी से कहता है, चांदनी, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाकर तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और मुझे जरा सा भी इस बारे में पता होता ना तो मैं कभी भी तुम्हें इस तरह अपनी पत्नी नहीं बनाता। अपने पति की आंखों में सच्चाई देखकर चांदनी के मन में संजय के लिए प्यार की भावना जाग उठती है, क्योंकि संजय एक बहुत अच्छा और शांत स्वभाव का इंसान था और उसे इस बारे में जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी माँ ने उसकी शादी चांदनी से धोखे से करवाई है। इसलिए उसे ये बात जानकर बहुत बुरा लगता है। और ऐसे ही संजय एक कपड़े की दुकान पर काम किया करता था, लेकिन एक दिन दुकान बंद होने की वजह से संजय की नौकरी छूट जाती है और उसे दोबारा कहीं भी कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि उसकी बीमारी की हालत की वजह से उसे कोई काम पर रखना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसके घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। तभी एक दिन चांदनी संजय से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग नए वाले हाईवे के पास अपना एक होटल खोल ले। मैं उसमें अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचा करूँगी। आपको तो पता है ना मैं कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने इस टैलेंट को अपने रोजी रोटी का जरिया बना लूँ। आप इस काम में मेरी मदद करेंगे ना? तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है चांदनी, लेकिन होटल बनाने के लिए सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ है? उसकी चिंता आप मत करिए जी, मेरे पास उसके लिए भी एक तरकीब है, आप बस मेरा साथ दे दीजिएगा। इतना कहकर शीतल रोज जंगलों से कई सारे बांस काट कर इकट्ठा करने लगती है और फिर दोनों पति पत्नी उसी बांस की मदद से अपना एक होटल तैयार करते हैं, जिसमें उन्होंने सारी चीजें बांस से ही बनाई होती है। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और उसके बाद चांदनी शादी में मिले कुछ गहनों को बेचकर होटल की सारी जरूरत की चीजों का सामान खरीद लेती है और राशन का सारा सामान भरवा लेती है और फिर अपने होटल में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर लेती है। और संजय सबको चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, अरे आइए आइए, हमारे होटल का स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए। ऐसा स्वादिष्ट खाना आपने कहीं नहीं खाया होगा, आइए आइए। ऐसे ही कुछ देर बाद उनके होटल के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक पति पत्नी बाहर निकलते हैं और संजय के होटल पर आते हैं। अरे नहीं, इस होटल में तो एक बौनी खाना बना रही है, पता नहीं कैसा खाना बनाती होगी। ऐसा करिए, आप यहाँ से चलिए, हम किसी और होटल में खाना खा लेंगे। अरे तुम एक ऐसी बात कर रही हो, तुम्हें पता है ना मुझे कितनी तेज भूख लगी है और हमें कितनी दूर तक कहीं कोई होटल नजर नहीं आया, क्योंकि इस पूरे हाईवे पर कहीं पर भी दूसरा होटल नहीं है। इसलिए जैसा मिल रहा है वैसे ही खा लो। और बोनी, जल्दी से तुम मेरे लिए राजमा चावल ले आओ और साथ में एक गिलास ठंडा रायता भी ले आओ, ठीक है? जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर चांदनी उन लोगों के लिए गर्मा गर्म राजमा चावल लेकर आती है और उन्हें दे देती है और संजय उन लोगों के लिए ठंडा रायता और पानी लेकर आता है। उसी समय वो आदमी राजमा चावल खाकर कहता है, अरे वाह बोनी, तुमने तो बड़ा स्वादिष्ट राजमा चावल बनाया है, सच में मजा आ गया। क्यों नहीं भाई साहब, भले भगवान ने कद छोटा दिया है लेकिन टैलेंट कूट कूट के दिया है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो सच में जादू है, जादू। इसलिए ये लो, पूरे 500 रुपए तुम्हारे राजमा चावल के और 500 रुपए तुम्हारी टिप। और इस तरह पहले दिन ही अपनी कमाई होता देख संजय और चांदनी बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे उनके होटल के सामने और भी कई गाड़ियां आकर रुकने लगती है। अरे भाई साहब, आपने अपना होटल तो बड़ा ही सुंदर बनवाया है,
जहाँ देखो वहाँ सिर्फ बांस की ही बनी चीजें हैं। और जब मेरे बच्चों ने आपके होटल को देखा तो वे लोग यहाँ आने की जिद करने लगे। तो जरा अब हमें भी अपने बांस के होटल का स्वादिष्ट खाने का मजा चखाओ, हम भी तो देखें इस होटल के खाने का क्या स्वाद है। क्यों नहीं भाई साहब, आपको हमारे होटल पे सिर्फ बांस की चीजें ही नहीं बल्कि बांस से बनी हुई अनोखी डिशेस भी मिलेगी। मेरी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट बांस की डिश बनाती है। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है। हम लोग बस बांस के होटल में बैठकर बांस से ही बनी डिशेस खाएंगे। इतना कहकर संजय और चांदनी दोनों मिलकर जल्दी से उनका ऑर्डर लेकर आते हैं और चांदनी के बनाए हुए स्वादिष्ट खाने को खाकर वहाँ पर आए सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह उनके होटल पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनका होटल कई गांवों में फेमस हो जाता है और हर कोई उनके होटल के स्वादिष्ट खाने का स्वाद लेने जरूर आते हैं और हर कोई उस होटल को बोनी का बांस का होटल कहकर जानने लगते हैं। और अपनी बोनी बहू की कामयाबी देखकर मीनाक्षी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भी चांदनी को दिल से अपनी बहू मान लेती है। इस तरह बोनी बहू का बनाया हुआ बांस का होटल हर जगह फेमस हो जाता है और खूब कमाई करने लगता है। और कुछ ही महीनों में चांदनी अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती और वे लोग एक साथ रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते।